अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय एए। मैं हूं अमरीन आमिर और आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये है इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ माइनर पे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 17A देखेंगे फैमिली कोड एक्ट का और उसके बाद हम एक ऑर्डर पेरूज करेंगे जिसमें कि माइनर की इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो फिक्स की गई है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट है जिन्होंने जुडिशरी के एग्जाम में अपीयर होना है, लेकिन एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ माइनर से रिलेटेड है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप कोई और डिमांड करना चाहें वीडियो तो आप उसको भी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लॉ जो है फैमिली कोड एक्ट का उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम ऑर्डर की तरफ जाएंगे। तो सेक्शन 17A है फैमिली कोड एक्ट का। तो फैमिली कोड एक्ट जो है ये 1964 में आया था, फिर इसके बाद 2002 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई। सो जो 17A सेक्शन है ये 2002 में इंसर्ट किया गया और फिर ये 17A सेक्शन जो है इसको सब्सटीट्यूट किया गया है 2015 में और 2015 में बड़ी ड्रास्टिक किस्म की अमेंडमेंट्स लाई गई फैमिली कोड एक्ट में और जिन तमाम अमेंडमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि जो एक्सपीडिशियस जस्टिस है वो फैमिली के मैटर्स में जो है वो हो सके। तो 17A को भी सब्सटीट्यूट किया गया है 2015 के अंदर। तो पहले हम इस एक्ट के इस सेक्शन को देख लेते हैं, सेक्शन 17A को देख लेते हैं। तो सेक्शन 17A की जो कैप्शन है दैट इज सूट फॉर मेंटेनेंस, सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं पहले। इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोड शैल, आपने जब भी लॉ पढ़ना है तो पंक्चुएशन को जहन में रखना है और जहां कहीं कॉमा है तो आपने वहां पर रुकना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो सेक्शन अंडरस्टैंड हो सके। इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोड शैल, सो शेल की टर्म है तो मैंडेटरी टर्म है और हम इसे जो है वो डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। सो डिस्क्रिशनरी में और डायरेक्टरी में भी फर्क होता है और डायरेक्टरी में और मैंडेटरी में भी फर्क होता है। तो मैंडेटरी क्लॉज कौन सी है? वो क्लॉज है जिसके साथ जो है वो पीनल क्लॉज अटैच्ड होती है, तो उसको जो है वो हम मैंडेटरी क्लॉज कहते हैं। डायरेक्टरी में रिकमेंडेड होता है कि आप वैसे ही बिहेव करें और वैसे ही एक्ट करें और जो डिस्क्रिशनरी होती है दैट इज अप टू दी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो भी कर रहा है उस पे है कि वो उसको कर भी सकता है फॉलो और नहीं भी कर सकता। तो द फैमिली कोड शेल on the date of the first appearance of the defendant, so जिस दिन डिफेंडेंट पहली दफा अपीयर हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि फैमिली कोड के अंदर जो है वो पहली ही डेट पर जो है वो ऑर्डिनरी समनिंग भी हो जाती है और सब्सटीट्यूटेड जो है वो सर्विस वो भी हो जाती है, यानी अखबार इश्तिहार या जिसे हम प्रोक्लेमेशन इन न्यूज़पेपर कहते हैं वो भी हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही डिफेंडेंट अपीयर हो तो जैसे ही डिफेंडेंट जो है वो फर्स्ट डेट पर अपीयर होता है तो उस डेट पर कोर्ट क्या कर सकती है? द फैमिली कोड शेल, अब हमने इस शेल को मिला के पढ़ना है इस कॉमा के बाद इधर से, शेल फिक्स इंटरिम मंथली मेंटेनेंस फॉर वाइफ और अ चाइल्ड। सो अगर कोर्ट जो है वो वाइफ की भी इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर सकती है और बच्चे की भी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस में एक कंडीशन है कि सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर ये होता है कि फर्स्ट अपीयरेंस पे जब डिफेंडेंट अपीयर होता है तो उस वक्त सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज को उस तरह से स्टैब्लिश नहीं किया जाता, तो फिर जनरली कोर्ट्स जो हैं वो वाइफ का इंटरिम मेंटेनेंस जिसे हम अबूरी खर्चा कहते हैं वो फिक्स नहीं करती हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चों का खर्चा जो है उनका खर्चा वो जो है वो लगा दिया जाता है। अब इसमें आप देखें तो चाइल्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है।
चाइल्ड का वर्ड इसलिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है बिकॉज जो अनमैरिड डॉटर है उसकी मेंटेनेंस जो है वो हमेशा बाप की जिम्मेदारी रहती है। तो ऑल्दो वो मेजर अगर हो भी चुकी है तो अगर वो अनमैरिड है तो उसकी मेंटेनेंस बाप की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से वर्ड चाइल्ड यूज हुआ है, माइनर यूज नहीं हुआ है। एंड आगे सेक्शन को पढ़ते हैं। एंड इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू पे द मेंटेनेंस अलाउंस। सो यहाँ तक बात क्या हुई, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि डिफेंडेंट जो है उसके फर्स्ट अपीयरेंस पे जो है वो कोर्ट खर्चा मुकर्रर कर सकती है, जिसे हम अबूरी खर्चा कहेंगे। अबूरी इसलिए कि ये तब तक खर्चा प्रिवेल करेगा जब तक सूट फाइनली जो है वो डिसाइड नहीं हो जाती। सो जब सूट फाइनली डिसाइड होगी तो एक और मेंटेनेंस जो कि फाइनल मेंटेनेंस होगी वो कोर्ट फिक्स करेगी, और जितनी भी इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस पे होगा इसको जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये एज अर्ली एज डिफेंडेंट अपीयर्स इन द सूट जो है ये फिक्स किया जा सकता है। सो इसका मतलब है कि वो केसेस जहां पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, एक्स पार्टी केसेस हैं, उनमें इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि फाइनली सूट वैसे भी एक्स पार्टी सूट्स जल्दी डिसाइड हो जाती हैं। तो उसकी जैसे ही वो फाइनली डिसाइड होगी तो उस वक्त एक ही जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स किया जाएगा। लेकिन जो कंटेस्टेड मैटर्स हैं, कंटेस्टेड सूट्स हैं, उनमें इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस जैसे ही डिफेंडेंट अपीयर हो तो उसको जो है वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे सेक्शन को पढ़ने से पहले इसका देख लेते हैं ऑर्डर, स्पेसिमेन इस ऑर्डर का, तो आपको ये फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वक्त आपके सामने जो है वो एक स्पेसिमेन है इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस ऑर्डर में जो फिक्स किया गया है। क्योंकि ये एक इंटरम ऑर्डर है तो जो भी ऑर्डर शीट होती है कोर्ट की, जो आजकल येलो पेजेस पर होती है, तो जो भी ऑर्डर शीट होती है उसी के ऊपर जो है ये कंटिन्यूएशन में होता है। तो जनरली अगर तो न्यू पेज पर लिखा जाए या पेज के स्टार्ट में लिखा जाए तो फिर हम क्या करेंगे, केस का टाइटल लिखेंगे और सब्जेक्ट ऑफ द सूट लिखेंगे। क्योंकि आपको एकेडमिक पर्पस के लिए स्पेसिमेन बताया जा रहा है तो इसलिए आपने जब भी ऑर्डर का स्पेसिमेन लिखना है तो आपने सबसे पहले टाइटल ऑफ द केस, मसलन हम इसमें प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो खातून है उसका नाम है सफिया और जो हस्बैंड है उसका नाम है मुनीर। तो इस केस का टाइटल होगा सफिया इट्सेट्रा ETC, यानी आप लिखेंगे इट्सेट्रा। हम इसलिए लिखेंगे कि सफिया प्लेंटिफ नंबर 1 होगी और जो भी इनके 2-3 बच्चे होंगे माइनर्स वो आगे पार्टी प्लेंटिफ नंबर 2, 3, 4 होंगे। तो हम उन सबका नाम लिखने के बजाय सफिया ETC यानी इट्सेट्रा डॉट इसलिए कि एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं ETC तो डॉट आएगा, वर्सेस मोहम्मद मुनीर। तो ये टाइटल हो गया। सब्जेक्ट ऑफ द सूट में हमने लिख दिया सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंस, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डेट डाल दी जाएगी, जिस डेट को ऑर्डर लिखा जा रहा है उसकी डेट जो है वो डाल दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस मार्क होगी। तो 3 हिस्से हो गए। पहले हिस्से में हमने आप ये कह लें कि केस की डिटेल्स मेंशन कर दी, टाइटल मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट मेंशन कर दिया और ऑर्डर की डेट मेंशन कर दी, जिस डेट को ये ऑर्डर हो रहा है। दूसरे हिस्से में हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, तो काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ सो एंड सो, जो भी एडवोकेट हैं उनके वो हम लिख सकते हैं। अगर प्लेंटिफ नंबर 1 यानी जो वाइफ है वो खुद भी हाजिर है तो हम लिख सकते हैं प्लेंटिफ नंबर 1 इन पर्सन। अगर उसका कोई नुमाइंदा है तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर प्लेंटिफ्स ये भी लिखा जा सकता है। और अगर उनके जो हैं वो लॉयर हैं जिनका वकालतनामा है तो फिर काउंसिल फॉर दी प्लेंटिफ। और अगर उनके काउंसिल की जगह कोई और काउंसिल पेश हुए हैं, बजाय काउंसिल जिसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे प्रॉक्सी काउंसिल फॉर दी प्लेंटिफ मिस्टर सो एंड सो एडवोकेट। उसके बाद डिफेंडेंट की अटेंडेंस, तो अगर डिफेंडेंट खुद पर्सनली अपीयर हुआ है तो डिफेंडेंट इन पर्सन। अगर डिफेंडेंट का कोई नुमाइंदा, जैसे डिफेंडेंट का वालिद आ गया हाजिर या उसकी जो है वो भाई हाजिर आ गया, तो रिप्रेजेंटेटिव लिखा जा सकता है। और अगर उसका काउंसिल आ गया है, वकालतनामा दिया गया है, तो फिर जो है वो उसके जो है वो काउंसिल फॉर दी डिफेंडेंट। तो ये मुख्तलिफ 3 तरीके से हाजिरी हो सकती है। और चौथा तरीका वही मैंने आपको जो बताया कि प्रॉक्सी काउंसिल भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें डिफेंडेंट पहली दफा अपीयर हो रहा है तो इसमें प्रॉक्सी काउंसिल नहीं होगा, या डिफेंडेंट खुद होगा या उसका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या उसका जो है वो लॉयर होगा, पेश होगा। तो
तो ये हो गया अटेंडेंस। तो पहले ये हमने केस का टाइटल लिखा, सब्जेक्ट लिखा, डेट डाल दी, उसके बाद हमने इनकी अटेंडेंस मार्क कर दी सिचुएशन के हवाले से, और उसके बाद ऑर्डर की बॉडी स्टार्ट होगी। तो ये ऑर्डर आ गया ऐसे। सो टुडे डिफेंडेंट हैज पर्सनली अपीयर्ड बिफोर कोर्ट। सो कोर्ट में डिफेंडेंट जो है वो पर्सनली हाजिर आ गया है। तो अच्छा, अब ये आपके अपने ऑर्डर हमेशा जब भी लिखना है तो बड़ी ही सिंपल इंग्लिश में लिखना है, बड़ा ही क्लियर लिखना है, क्योंकि आपने ऑर्डर लिखने का पर्पस याद रखना है। ऑर्डर लिखने का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी अंग्रेजी कितनी जो है वो हाई फाई है, आपकी वोकेबलरी कितनी जो है वो अनसिंप्लीफाइड है, या आपको कितने मुश्किल किस्म के अंग्रेजी के लफ्ज आते हैं, बल्कि ऑर्डर लिखने का पर्पस क्या है कि पार्टीज को जो है वो मुकम्मल तौर पर बताया जाए कि उनके केस में क्या हो रहा है, और एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड करना कि इस केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। सो जितना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज आप यूज करेंगे उतना समझने में आसानी होगी, उतना इंटरप्रिटेशन करने में आसानी होगी, उतना एम्बिग्विटी को अवॉइड किया जाता है। एक बात और याद रखें कि इंग्लिश के जो लफ्ज होते हैं, हर लफ्ज की एक सेंस होती है, जिस खास सेंस में उसको जो है वो यूज किया जाता है। तो समटाइम हम क्या करते हैं, लाइक अब ये देखें जी, ये वर्ड है पर्सनली, तो मैं अगर पर्सनली का साइनोनिम निकालूं तो ये मैं साइनोनिम में आ गई। चलें जी, इसका तो साइनोनिम इधर है ही नहीं, तो किसी और वर्ड का जो है ना वो हम अटेंडेंस का कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही हूँ। चल अब देखें, अब अटेंडेंस के आप साइनोनिम देखें, प्रेजेंस, अटेंडिंग, अपीयरेंस, टर्न आउट, ऑडियंस, गेट, क्राउड। तो अब हम अगर इसको देखें, हम मतलब अटेंडेंस की जगह क्राउड नहीं लिख सकते, ऑडियंस नहीं लिख सकते, प्रेजेंस नहीं लिख सकते, बिकॉज हर वर्ड की एक सेंस होती है। तो आपने सिर्फ इस चक्कर में कि अटेंडेंस तो बड़ा कॉमनली यूज होता है तो मैं इसको थोड़ा सा इनोवेशन में ले आऊं, तो उस चक्कर में कोई ऐसा लफ्ज नहीं लिख देना जो कि कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा। सिंपल वर्ड हमेशा इस्तेमाल कीजिए, वो कभी गलत नहीं होंगे, सिंपल वर्ड्स जो हैं। सो टुडे डिफेंडेंट हैज पर्सनली अपीयर्ड बिफोर कोर्ट, हिज अटेंडेंस इज मार्क्ड इन द मार्जिन ऑफ ऑर्डर शीट वाया कैप्चरिंग। ये मैंने दो लफ्ज यूज किए, आपने इनमें से कोई एक लफ्ज यूज करना है। टेकिंग हम यूज करेंगे जब हमने उसके सिग्नेचर्स ले लिए मार्जिन में यानी साइड पे, थंब इंप्रेशन ले लिया, अंगूठा लगवा लिया तो वो, और कैप्चरिंग का वर्ड यूज होगा जब उसकी जो है वो पिक्चर बनवाई गई है, बिकॉज अदालतों में पिक्चर बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है हर अदालत में, तो पिक्चर भी बाज दफा जो है वो बनाई जाती है। सो सबसे पहले हमने ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है कि डिफेंडेंट आज अपीयर हो गया है कोर्ट में, और हमने उसकी अपीयरेंस के तौर पर जो है वो क्या ले लिया है, उसके सिग्नेचर ले लिए ऑर्डर शीट पे, या थंब इंप्रेशन ले लिया है, या उसकी पिक्चर बना ली है। अच्छा, ये कोर्ट के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो इन तीनों में से किसी एक तरह, बिकॉज जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके साथ प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस जो है वो हमेशा अटैच्ड होती है, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि अब फर्दर क्लैरिटी के लिए जो है ये किया जाता है। अच्छा, अब एक आपको बड़ा सा और नजर आ रहा है, वो बड़ा सा और इसलिए नजर आ रहा है कि कुछ जजेस जो हैं वो प्रेफर करते हैं, या समटाइम प्रेफर किया जाता है कि रिटन स्टेटमेंट आने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस लगाई जाए। उस रिटन स्टेटमेंट आने का फायदा ये होता है कि एक तो इन राइटिंग आपके पास जो है वो डिफेंडेंट का मौकफ आ जाता है, लाइक वो एक तो एडमिट कर लेता है कि ये मेरे बच्चे हैं, या हमारे 3 बच्चे हैं, या 2 बच्चे हैं, जितने भी हैं, और दूसरा ये होता है कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसमें डिस्क्लोज कर देता है। अगर मतलब जो भी प्लेंटिफ होगी वो तो बढ़ा चढ़ाकर जो है वो लिखेगी कि ये इतना कमा लेता है, तो डिफेंडेंट का एक मौकफ आ जाता है, तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस अलाउंस का जो क्वांटम है यानी उसकी अमाउंट है वो फिक्स करने में आसानी होती है। तो कानून जो है वो तो अलाउ करता है कि जैसे ही डिफेंडेंट अपीयर हो मेंटेनेंस अलाउंस फिक्स कर दिया जाए, लेकिन एज रूल ऑफ प्रूडेंस जो है ये किया जाता है समटाइम की रिटन स्टेटमेंट का वेट कर लिया जाता है। तो एक क्योंकि 15 दिन का ही टाइम मैक्सिमम देती हैं फैमिली कोर्ट, तो 15 दिन का ही डिले आता है, तो 15 दिन देकर तो 15 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट ले लिया जाए और उसके बाद जो है वो फिक्स कर दिया जाए। तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है ताकि जो भी सिचुएशन हो जिसमें आपने ये स्पेसिमेन यूज करना है आप उसके मुताबिक इसको लिख सकें। तो अगर तो हम फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट पे ये कर रहे हैं तो ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा, और अगर हम फर्स्ट अपीयरेंस ऑलरेडी हो चुका है तो हमारा ऑर्डर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। Perusal of the record transpires that plaintiff number जो भी हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं,
तो अगर एक ही बच्चा है तो प्लेंटिफ नंबर 2 आ जाएगा। जनरली प्लेंटिफ नंबर 1 वाइफ होती है तो 2 बच्चा होता है, और अगर 3 बच्चे हैं तो 2 to 4 आ जाएगा, ठीक है। आर माइनर सो दी, अच्छा अब इसी तरह से आपने देखना है कि अगर मतलब माइनर नहीं है, एक बेटी है अनमैरिड है, उसकी उम्र 20 साल है और दूसरा जो बेटा है वो है 8 साल का, तो फिर हम जो है वो सिंपली लिख सकते हैं कि प्लेंटिफ नंबर 2 and 3 आर चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ आर ऑफस्प्रिंग ऑफ द डिफेंडेंट, या प्लेंटिफ नंबर 2 and 3 आर इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस अलाउंस, इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस, तो ये मेंशन किया जा सकता है। सो जनरली हम इसको माइनर या चिल्ड्रन ही यूज करते हैं। ट्रांसपायर दैट द प्लेंटिफ नंबर 2 and 3 आर माइनर, सो द इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ द प्लेंटिफ नंबर 2 and 3, हम बार बार इसको मेंशन कर रहे हैं बिकॉज फिर हर मंथ उसने पेमेंट करनी है तो उसको क्लियर हो जाए। इज फिक्स्ड एट द रेट ऑफ रुपीज, जो भी टेंटेटिव असेसमेंट की गई है तो उसके मुताबिक जो है वो उसको फिक्स किया जा सकता है। लाइक 5000 पर मंथ अगर उसकी इंटरम मेंटेनेंस फिक्स की जा रही है तो वो पर मंथ पर प्लेंटिफ, ठीक है। फ्रॉम में हम लिखेंगे वो डेट जिस डेट से इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस को जो है वो लगाया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे कि विच वुड बी पेड बाय द डिफेंडेंट ऑन और बिफोर 14th ऑफ ईच मंथ रेगुलरली, जब तक यानी सूट चलेगी तो वो जो है वो 14 तारीख तक या 14 तारीख से पहले जो है वो अदा कर सकता है, और जो है ये उसे अदा करनी होगी। तो इस तरीके से जो है ये ऑर्डर लिखा जाएगा। अब इसमें समटाइम ये किया जाता है कि उसमें मेंशन किया जाता है कि कीपिंग इन व्यू द डेली नीड्स ऑफ द प्लेंटिव्स and the tentative assessment of the needs of the plaintiffs, ये भी मेंशन किया जा सकता है। और उसको ना भी मेंशन किया जाए तो बिकॉज आपको पता ही है कि इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस अगर हम देखें तो मतलब उतनी नहीं होती है जनरली, कि जिसमें जो है वो जितनी वाकई ही जरूरियात है आजकल, जितना इन्फ्लेशन रेट है तो वो उसको जो है वो कूप अप कर सके। तो ये बेसिकली सिंबॉलिक है या एज टोकन है कि आप कोर्ट में आए हैं तो कोर्ट ने इंटरम मेंटेनेंस फिक्स की है, तो उसको आप चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं बता देती हूँ कहाँ मेंशन करेंगे। सो रिटन स्टेटमेंट या जो भी है डिफेंडेंट हैज फर्स्ट टाइम अपीयर बिफोर द कोर्ट, जो भी सिचुएशन है वो लिखने के बाद तो पेरूजल ऑफ रिकॉर्ड ट्रांसपायर्स, उसमें हमने ये माइनस का मैक्स का लिख दिया, और यहाँ पर हम जो है वो सो कीपिंग इन व्यू द बेसिक डेली नीड्स ऑफ plaintiffs and tentative assessment of income of defendant, ठीक है। तो ये भी मैंने अब मेंशन कर दिया। सो कीपिंग इन व्यू द बेसिक डेली नीड्स ऑफ प्लेंटिव्स एंड टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ डिफेंडेंट, टेंटेटिव असेसमेंट है बिकॉज एविडेंस में प्रूव होगा कि एक्चुअली उसकी अर्निंग कितनी है, तो उसके बाद जो है वो हमने इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो फिक्स कर दिया जो भी बच्चों का है, और उसके बाद इसमें हमने बता दिया कि ये हर महीने की जो 14 तारीख तक है वो रेगुलरली पे होना है। क्योंकि ये एक अबूरी खर्चे का ऑर्डर जो है ये तो एक मतलब साइड बाय साइड चलते रहना है, आपने केस की प्रोसीडिंग को भी आगे लेकर चलना है। तो जो है इसके बाद फिर जहां पे हमने 14th ऑफ ईच मंथ लिख दिया, तो इसके बाद जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, जैसे अगर डिफेंडेंट फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है तो उसको हम जो है वो डायरेक्ट करेंगे कि वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाए, तो फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे नाउ टू कम अप फॉर पेमेंट ऑफ इंटरम मेंटेनेंस allowance and submission of written statement on जो भी डेट फिक्स हुई है, तो वो फिक्स जो है वो मेंशन कर दी जाएगी, जो भी डेट है वो फिक्स कर दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इधर नेम आ जाएगा, स्टैंप आ जाएगी, और इधर अनाउंस्ड का वर्ड आ गया यानी कि ये हुक्म सुनाया गया है, और यहाँ पर जो है वो डेट आ जाएगी। तो अब हमने बड़ा डिटेल में जो है वो देख लिया है कि इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस का जो है वो किस तरीके से हम ऑर्डर ड्राफ्ट आपके
तो अब आपके सामने वापस मैं आ गई हूँ सेक्शन की तरफ। सेक्शन 17A तो हमने देखा कि कोर्ट जो है वो किस तरीके से इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो फिक्स करती हैं, और इन केस इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो डिफेंडेंट पे नहीं करता तो उस सूरत में, डिफॉल्ट की सूरत में जो है वो 17A के तहत सूट जो है वो डिक्री हो सकता है। तो वो आप सेक्शन 17A गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था कि इंटरम मेंटेनेंस अलाउंस किस सेक्शन के तहत लगती है और किस तरीके से लगती है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ और कोई और टॉपिक पे आप की लेक्चर रिक्वेस्ट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।